जैसा कि आपको दिख रहा है कि हमारा जो टॉपिक है वो है रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म, यानी क्रांतिकारी राष्ट्रवाद। अब देखिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, ये कोई इतना विशेष नहीं है। लेकिन अगर हम भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को पढ़ रहे हैं और अगर हम युवाओं का अध्ययन नहीं कर रहे हैं कि राष्ट्र का युवा उस वक्त क्या कर रहा था जब राष्ट्र के जो वृद्धजन थे या जो क्रांतिकारी थे, मतलब जो भी राष्ट्र के नेशनलिस्ट थे, राष्ट्रवादी व्यक्ति थे, उस समय युवा क्या कर रहा था राष्ट्र के लिए, ऐसी भावनाएं हमारे मन में भी आ सकती हैं। क्योंकि जब भी हम देख रहे हैं कि हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन को चलाने वाले जो लोग हैं उनमें गांधी, नेहरू, वल्लभ भाई पटेल ऐसे नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि ऐसे क्या भारतीय युवा इस कार्यक्रम में भाग नहीं ले रहे थे, या वे राष्ट्रवादी नहीं थे, या उन्हें राष्ट्र की स्वतंत्रता और परतंत्रता से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। ऐसे हमारे मन में विचार आ सकते हैं। तो इन युवाओं ने जो तरीका अपनाया, जनरली जो युवाओं के तरीके होते हैं वही तरीका इन युवाओं के मन में भी आया कि ये किस तरह से भारत की राजनीति को या भारत की आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं, या ऐसी क्या डिमांड्स हैं जो इन युवाओं के माध्यम से राष्ट्र के निर्माण या स्वतंत्रता में योगदान दे सकती है। तो सबसे पहले हम बात कर लें, प्रश्न आपके आते हैं, मैंने पहले ही बताया है। तो सबसे पहले बात करें युवाओं की सोच में क्या अंतर था। जो युवा थे उनका मानना था कि गांधीवादी जो विचारधारा है, गांधीवादी विचारधारा से स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की जा सकती। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की जा सकती, पहली बात। दूसरी बात, अंग्रेजों को ताकत के दम से ही बाहर निकाला जाए, अंग्रेजों को उनकी भाषा में ही समझाना आवश्यक था, उनकी भाषा में समझाना आवश्यक था। और वो किसकी भाषा समझते थे? ताकत की, गोली की, प्रतिशोध की भाषा। अंग्रेजों को कैसी भाषा समझ में आती थी? इस तरह की उनकी मान्यता थी या मानसिकता थी कि वह किसी भी, क्यों नॉर्मली कोई बात अगर कही जा रही है उस बात का वो समर्थन नहीं कर पाते। आप समझते हैं कि हमने उदारवाद को देखा, ये क्यों विरोधी हो रहे हैं गांधीवाद के या उदारवाद के या कांग्रेस के। ठीक है, अब आप कहेंगे सर उदारवाद तो गांधी जी से पहले का है, तो तब भी युवाओं ने काम किए थे, लेकिन तब युवाओं की मानसिकता वैसी नहीं थी। युवा जोश में कब आ रहे हैं? जब गांधी जी प्रवेश कर रहे हैं और इधर भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और ये क्रांतिकारियों में प्रवेश कर रहे हैं। या जो नींव इस समय रखेंगे युवा, वह नींव आगे जाकर बहुत मजबूत हो और उसमें नए नए क्रांतिकारी निकल के सामने आ रहे हैं। गांधी आ जाए या कोई भी और आ जाए, कांग्रेस तो कांग्रेस ही रहेगी, कांग्रेस की विचारधारा लगभग वैसी ही थी। तो उदारवाद के समय भी युवाओं ने काम किया और उदारवाद की कमियों को दूर करने का प्रयास किया और खुलकर आलोचना करते थे। उस समय इन युवाओं के लिए क्या था? खुलकर आलोचना करना, किसकी? अंग्रेज सरकार की, और हत्याएं कर देना। आप देखिए 1897 में जब प्लेग की बीमारी फैल रही थी, ये घटना मैंने आपको पहले ही बताई है। तो जब 1897 में जब प्लेग की बीमारी फैल रही थी, तो प्लेग जो अधिकारी थे, रैंड प्लेग अधिकारी के तौर पर भारत में आए या भारत में कार्य कर रहे थे, लेकिन उनके कार्य करने की गति इतनी धीमी थी कि कछुआ भी शर्मा जाए, ऐसा उस समय तर्क दिया गया। तो उनकी उस कार्य प्रणाली से परेशान होकर दामोदर और कृष्णदास चापेकर ने रैड अधिकारी की क्या कर दी? हत्या कर दी। ठीक है, ये रैड अधिकारी कौन है? प्लेग अधिकारी के तौर पर इनकी नियुक्ति हो रही है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिए कि ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए बालकृष्ण दास दामोदर चापेकर, ठीक है, इन्होंने इनकी हत्या कर दी। अब ये हत्या किसके प्रभाव में आकर कर रहे हैं? तो मिस्टर बाल गंगाधर तिलक ने एक लेख छापा था कि किसी निर्दयी की, अत्याचारी की हत्या कर देना किसी तरह का कोई अपराध
नहीं है। दंड संहिता से ऊपर गीता को रख दिया था उन्होंने। गीता में जो कर्म था या कर्म के प्रति जो संदेश था उसे बाल गंगाधर तिलक ने इस तरह से प्रेजेंट किया कि चापेकर बंधुओं को उससे क्या आया, थोड़ा जोश उत्पन्न हुआ। युवा थे, मैंने पहले ही बताया। तो इन युवाओं ने 1897 में रेड प्लेग अधिकारी था, उसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। ये उस समय में बड़ी क्रांतिकारी घटना मानी जाती है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था उससे पहले भी। तो ये इनके लिए हत्या कर देना क्या है, राष्ट्रवाद का प्रतीक है। ये किसी तरह से कोई भी किसी तरह की दुर्भावना नहीं रखते हैं कि नहीं हमने ये क्या काम कर दिया, हीन भावना इनमें उत्पन्न नहीं होते। इनका उद्देश्य है कि जैसे मैंने बताया कि ये किस तरीके को जानते हैं, प्रतिशोध, गोली की भाषा को समझते हैं, प्रतिशोध की भाषा को समझते हैं। अंग्रेज ताकत के दम पर हम पर शासन करना चाह रहे हैं, तो उन्होंने भी उनकी राजनीतिक हत्याएं करना प्रारंभ कर दिया। हालांकि इसका एक प्रभाव रहा कि इन्हें फांसी की सजा मिली। चापेकर बंधुओं को क्या मिला, फांसी मिली। और मिस्टर तिलक को क्या मिला, अंग्रेजों ने उन पर राष्ट्र विद्रोह का केस चलाकर उन्हें 18 माह की जेल की सजा सुना दी। ठीक है, तो ये एक चरण प्रारंभ हो गया युवाओं के द्वारा कार्य करने का। कैसी विचारधारा है, हथियारों की विचारधारा है। गांधी के जो अहिंसात्मक जो सिद्धांत है उनमें विश्वास नहीं करते हैं। इसके अलावा देखो विनायक दामोदर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, इन्होंने भी बड़ा योगदान दिया। इसके अलावा इन्होंने अभिनव भारत जैसी संस्था से जुड़े थे ये। हालांकि विजय सिंह पथिक का नाम भी जुड़ा हुआ उसके साथ, 1904। ठीक है, और मित्र मंडली भी इन्होंने बनाई थी, मिस्टर विनायक दामोदर सावरकर ने। इन्हें 2 जन्मों तक के लिए काला पानी की सजा मिली थी, ऐसा कहा जाता है। तो यानी ये इतने बड़े क्रांतिकारी थे, या इनकी घटनाएं या ब्रिटिश सरकार को इनसे इतना भय था कि इस क्रांतिकारी को उन्होंने 2 जन्मों तक काले पानी की सजा दी। ऐसे अब मैं आगे चलूंगा तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि शहीद भगत सिंह है, खुदीराम बोस है, चंद्रशेखर आज़ाद है, क्योंकि जनरली नाम पूछे जाते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद। उसके अलावा है राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, राजगुरु सुखदेव, ये वो व्यक्ति हैं या ये वो सत्येंद्र सान्याल, जोगेंद्र बोस। ठीक है, ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत में क्रांतिकारियों के माध्यम से योगदान देने का प्रयास किया गया था। ठीक है, जगेंद्रनाथ बोस, यतीन्द्रनाथ और बारिंद्रनाथ घोष, इसके इन्होंने अनुशीलन समिति का अलग अलग, बारिंद्रनाथ घोष, इन्होंने एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा इन्होंने अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति। ठीक है, ये इनके नाम ही बहुत हैं, आपको कार्य तो खूब याद है। इसके अलावा अरविंदो घोष का भी नाम आता है, क्रांतिकारी संत कहते हैं उन्हें, अरविंदो घोष। ठीक है, युग निर्माता नाम का न्यूज़पेपर भी था, इनका संगठन भी था। तो ये ध्यान रखें कि ये जितने भी नाम मैंने लिए सभी व्यक्ति उदारवाद के बिल्कुल एंटी थे और उग्रवाद का कहीं ना कहीं इनके साथ कनेक्शन था। कांग्रेस की उदारवादी जो विचारधारा थी उनके साथ इनका कहीं ना कहीं कनेक्शन रहा था। और इसके अलावा ये खुद भी उग्रवाद से भी आगे की स्टेज मानी जाती है जहां इन्होंने हथियारों की राजनीति करना या हथियारों का प्रयोग करना प्रारंभ किया। अब देखो इनमें से खुदीराम बोस
और प्रफुल्ल चाकी। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने क्या किया? मुजफ्फरपुर के एक जज की हत्या करने का प्रयास किया। मतलब क्रांतिकारी हैं, हत्याएं, इनको कोई और मार्ग दिखाई नहीं दे रहा, ये सहनशील नहीं है, ये घटना का बदला लेने के लिए उसका प्रतिशोध तुरंत लेना चाहते हैं। तो इन्होंने मुजफ्फरपुर के जज की हत्या करने का प्रयास किया। उस प्रयास में क्या हुआ कि वो जज तो बच गए, लेकिन उनकी वाइफ की मृत्यु हो गई। तो वहां क्या हुआ? प्रफुल्ल चाकी को तो आजीवन कारावास दे दिया गया। प्रफुल्ल चाकी ने तो सुसाइड कर ली थी, सॉरी, और इन्हें आजीवन कारावास दे दिया गया। सुसाइड कर ली, आत्महत्या कर ली। अब ये युवा की घटनाएं देखो, ये निर्दोष व्यक्ति की हत्या करने के बाद इनमें इतनी आत्मग्लानि आई या अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल होने पर भी इन्होंने क्या कर ली? आत्महत्या कर ली। और खुदीराम बोस को क्या कर दिया गया? आजीवन कारावास दे दिया गया। ऐसे ही मैंने आपको बताया कि लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज हुआ। लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज होने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई और उसका बदला लिया गया शहीद भगत सिंह के द्वारा। ठीक है, जब उन्होंने सैंडर्स की क्या कर दी? हत्या कर दी। जनरल डायर की हत्या की गई, वह भी युवाओं के द्वारा बदला लेने की एक अन्य घटना है। चंद्रशेखर आज़ाद ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना की। ये सारी घटनाएं मैं आपको बता रहा हूं जो युवाओं ने राष्ट्रीय योगदान में दी थी। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना की चंद्रशेखर आज़ाद ने, HRA, ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसके अलावा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की भी स्थापना हुई। ठीक है, तो ये जो बातें हैं, ये भी पार्टी किसकी बनाई हुई है? चंद्रशेखर की। नौजवान सभा की स्थापना की भगत सिंह ने। लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की 1913 में। ये जितने भी क्रांतिकारी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब आयरलैंड की क्रांतिकारी विचारधारा से प्रभावित रहे। यानी भारत में अगर कहें कि क्रांतिकारी विचारधारा का प्रभावकारी सोर्स क्या है या कहाँ से ये विचारधारा आई है, तो ये कहाँ से आई है? आयरलैंड में। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखें कि ये जो छोटी छोटी घटनाएं हैं, इन घटनाओं ने ही आगे जाकर हिंदुस्तान के लिए या हिंदुस्तान के युवाओं के लिए काम करने का प्रयास किया। आगे देखें आप, ये क्रांतिकारी नौजवान सभा 1926 में बनी, ये 1928 में और ये 1924 में। तो आप समझ सकते हैं कि इनके द्वारा काकोरी कांड, आपको ध्यान होगा, काकोरी 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड या काकोरी षड्यंत्र था, जिसमें अंग्रेजी ट्रेन को लूटा गया इन युवाओं के द्वारा। और इसमें अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, अन्य क्रांतिकारियों को क्या हुआ? सजा दी गई, जेल में डाल दिया गया। 27 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था काकोरी षड्यंत्र कांड में, या काकोरी ट्रेन लूट कांड जो हुआ था उसमें। अब देखिए, आप इनका तरीका देखिए। इनका मानना है कि हमें, पहली बात तो किसी भी संगठन को चलाने के लिए धन की आवश्यकता है। दूसरी बात, ये जो धन था इस ट्रेन में जो जा रहा था, वो धन भारतीयों का था और वह ब्रिटेन ले जाया जा रहा था। तो आप जानते हैं कि युवा इस बात का विरोध करेगा कि हमारा धन है, हमारे देश में ही ये खर्च होना चाहिए। और दूसरा, संगठन की आवश्यकताओं को धनिक या धन की जो आवश्यकताएं थी उन्हें पूरा करने के लिए भी इन्होंने काकोरी ट्रेन को लूटने का निश्चय किया। अगर नैतिकता के तौर पर देखें तो ये गलत हो सकता है, लेकिन राष्ट्रवादी या क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों की नज़र में ये कार्य किसी भी तरह से गलत नहीं था। तो इस तरह की घटनाएं बहुत सारी हुई और बाद में भी डिवाइडेशन हुए,
ये दोनों पार्टियों ने काम किया। लेजिस्लेटिव असेंबली में भी शहीद भगत सिंह ने एक और काम किया था, सेंट्रल लेजिस्लेटिव जो असेंबली थी उसमें बम विस्फोट करने का काम किया। हालांकि उसमें किसी की डेथ नहीं हुई। ये काम किया था उन्होंने 8 अप्रैल 1929 को। ठीक है, तो ये काम किया गया था। इनका कहना था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की आवश्यकता होती है, तो ऐसा उन्होंने धमाका किया और कहीं भी किसी व्यक्ति की डेथ होने का खबर नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें आप। युवाओं ने अपने विचारों को कहीं भी दबाने की कोशिश नहीं की या अपनी भावनाओं को कहीं दबाने का प्रयास उन्होंने नहीं किया। तो ये ध्यान रखें आप कि ये युवा भी इस तरह से राष्ट्रीय नेतृत्व में या राष्ट्रीय आंदोलन में अपना योगदान दे रहे थे। उनकी विचारधारा क्या थी? बम भी बनाते थे, पिस्तौल्स का प्रयोग करते थे, हत्याएं करते थे, लूट करते थे। लूट किसकी करते थे? भारतीय धन की, किसी अन्य के धन को लूटने का काम नहीं करते थे। तो इस तरह की उनकी मानसिकता थी। वे भी आंदोलन करना चाहते थे, लेकिन किस माध्यम से उनकी टक्कर थी सबसे ज़्यादा? उदारवादियों से। तो जब आप देखेंगे कि इन उदारवादियों और उग्रवादियों के मध्य एक अन्य विचारधारा भी थी जिसे हम क्रांतिकारी विचारधारा के नाम से जानते हैं, जिसने भी बड़े स्तर पर काम करने का काम किया। आगे देखें, युवाओं का और योगदान रहा किस क्षेत्र में? एजुकेशन के माध्यम से भी कई युवाओं ने, या जो मिस्टर सुभाष चंद्र बोस थे, रास बिहारी बोस थे और मोहन सिंह थे, इन्होंने सेना निर्माण के समय भी भारतीयों ने बढ़ चढ़कर उसमें भी भाग लिया। वो एक वैधानिक तरीका था। ऐसा नहीं है कि सभी युवा इन क्रांतिकारियों की जो भावनाएं थी, हथियार प्रयोग करना, लूटना और ट्रेन डकैती आदि करना, उससे भी कुछ अलग भी थे। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में भी राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान देने का काम किया था। ठीक है, लेकिन वो एक वैधानिक तरीका था। सेना में पार्टिसिपेट करते थे और सेना के माध्यम से उन्होंने अंग्रेजों को बाहर भगाने की बात की। इस तरह से हम देखें कि युवाओं का जो आंदोलन था वो ज़्यादा बड़े स्तर पर नहीं फैल पाया। जब भगत सिंह को फांसी हुई, सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को 23 मार्च 1931 ठीक है, फांसी हो गई लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत। उन तीनों को जब फांसी हो गई तो क्रांतिकारी आंदोलन क्या हो गया? थोड़ा सा शांत हो गया या कम हो गया। लेकिन आज भी युवाओं के मन में भगत सिंह जीवित रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके जो कार्य थे या उनकी जो विचारधारा थी वो उससे कहीं ना कहीं प्रभावित रहे, और इस प्रभाव के कारण ही उन्होंने भारतीय राजनीति में और भारतीय युवाओं के मन मस्तिष्क में एक महत्वपूर्ण स्थान बना रखा। ये मैंने थोड़ा सा आपको क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के बारे में बताया है, हालांकि हमारे टॉपिक में नहीं था, लेकिन हमें ध्यान होना चाहिए, हम इस महत्वपूर्ण विषय को कहीं छोड़ नहीं दें। भारत आज भी युवाओं का राष्ट्र है, और युवाओं का राष्ट्र होने की वजह से उनके युवाओं की भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो आप किस तरीके से राष्ट्र में अब योगदान दे सकते हैं? अब किसी तरह की हत्याएं करने की आवश्यकता नहीं, किसी का सशस्त्र विरोध करने की आवश्यकता नहीं है। आप आज भी अपना विरोध प्रकट कर सकते हैं। माध्यम बेशक बदल गए हैं, और युवा ही किसी भी राष्ट्र के लिए क्रांति करने का माध्यम बनते हैं। अब देखो, इन घटनाओं के बाद मैं आपसे कह दूं कि अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो आप सोचेंगे कि लॉर्ड हार्डिंग एक व्यक्ति थे, उन्होंने दिल्ली बदलने का प्रस्ताव रखा था और वहाँ पर भी शहीद भगत सिंह ने उन पर आक्रमण किया था। अब मैं आपको कुछ पेपर्स बताना चाहता हूँ। हमारी ये फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब हमारे कितने आएंगे, कितनी क्या है, हमने जो वीडियो बनाए हैं देखे हैं वो हमारे काम के हैं या नहीं, उसको एक बार चेक कर लेते हैं। आप देखिए, अब मैं जब बात कर रहा हूँ तो देखो 2019 का पेपर 20 का आप ढूंढ के रखिएगा। क्या पूछा गया है? 2 उदारवादियों के नाम, ठीक है।
लिखवा रखे हैं खूब। मैंने ये तो लेटेस्ट करवाया, 4 एकात्मक लक्षण, 4 एकात्मक लक्षण, 4 विशेषताएं, कोई 4 विशेषताएं। अब ये ध्यान रखना आप, हमारे संविधान की विशेषताएं भी हैं ये, और ये इसके लक्षण भी हो सकते हैं। तो ये 4 अलग होंगे और ये 4 अलग होंगे, ऐसे नहीं ये इसमें घुसा दें आप, ये ध्यान रखें आप, ठीक है। दोनों किसकी पूछ रहे हैं? संविधान की। देखो कितना कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, एक तरह से हमको 8 विशेषताएं पूछ रहा है, किसकी? संविधान की, एक ही पेपर में। तो आप 4 ये बताएं और उसके अलावा जो संघात्मक बैठ गई हैं या तो वो बता दें। तो मैंने आपको संविधान की जो विशेषताएं थी वो इसी तरह से बताई थी कि 4 एकात्मक एक तरफ बताई थी और संघात्मक एक तरफ, तो 8 की 8 याद होनी चाहिए। तो जो संघात्मक आ जाए तो एकात्मक यहाँ लिख दे, एकात्मक यहाँ आ रही है तो संघात्मक यहाँ लिख दे, और ऐसे नहीं आ रही है डायरेक्ट आ रहा है, ये प्रश्न साथ साथ नहीं आते, ये अलग आ जाता तो संघात्मक ही लिखते, और अगर ये आ जाता ओनली तो चाहे संघात्मक लिख देते और चाहे एकात्मक लिख देते, तो आपके लिए फायदा हो जाता। एक प्रश्न आया, भारत छोड़ो आंदोलन क्या है? ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन ये हमारी फर्स्ट यूनिट में से आ रहे हैं प्रश्न। थोड़ा बड़ा प्रश्न है ये, बड़े में यहाँ लिख देता हूँ। उदारवादियों और उग्रवादियों में अंतर पूछ रहा है, 150 शब्दों का है, ठीक है। ये 20 से 25 के लिख रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। और ये उससे भी ज़्यादा है, ये हैं राष्ट्रवाद के उदय के कारण, और संविधान सभा की भूमिका। अब इसमें सारे आ गया गठन और उसकी बुराइयां और अच्छाइयां, ठीक है। 2019 कितने शब्दों का? लगभग 500 और प्लस। अब देखो दूसरा पेपर अगर देखें नॉन कॉलेजिएट का, अगर देखा जाए, कांग्रेस के 2 पूर्ववर्ती संगठन, किसके? कांग्रेस से पूर्व के, मिल रहे हैं, हमने बार बार चर्चा की है इन पर। उदारवादियों की 2 विशेषताएं, उदारवाद की मत बता देना, उदारवादियों, एक ही बात है वैसे लगभग, उदारवादियों की 2 विशेषताएं, ठीक है। असहयोग आंदोलन का स्थगन का कारण, आंदोलन स्थगित, कारण पूछ रहा है बस, ठीक है। और द्वैध शासन का अर्थ पूछ रहा है। द्वैध अपने आप में आपको दिख रहा है, द्वैध क्या होता है ये तो पहले आप लिख लें अपने पास, जो जो हमने पढ़ा है उसमें से आ रहे हैं सारे, कहीं से भी बाहर नहीं गए, ठीक है। गांधी की भूमिका निर्णायक थी, ये पूछ रहा है बड़े प्रश्नों में। गांधी जी का योगदान पूछा है कैसे, गांधी की भूमिका निर्णायक थी, आप मानते हैं थी तो थी के लिखें, नहीं थी तो नहीं के लिए लिख दें। और प्रस्तावना को स्पष्ट कीजिए, प्रस्तावना को स्पष्ट कीजिए, कर रखी है हमने। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं जो कहीं इधर उधर हो जाए। अब आपकी लैंग्वेज डिसाइड करेगी कि आपके नंबर कितने आने चाहिए, ठीक है ना। आपकी लैंग्वेज जो आप लिखेंगे वो डिसाइड करेगी कि कौन सा उत्तर कैसे लिखा जाएगा। अब इसमें पूछ लिया उग्रवाद के कारण, या उग्रवाद की पूरी डिटेल देनी है आपको, क्या होती है, क्या साधन होते हैं, और 1919 का अधिनियम। ये रिपीट होंगे इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। विशेषताएं पूछिए। अब विवेचना करनी है, इसका मतलब प्रारंभिक रूप से मिली या नहीं मिली, ये देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब देखिए 18 में क्या आया है, 18 एक बार देख लें हम, फिर मैं मिटा दूं। उदारवादियों के नाम
कोई से के भी ले सकते हैं आप। शुरू के 4 अध्यक्षों के नाम याद रखिए, हमेशा काम आएंगे। ठीक है, एकात्मक लक्षण पूछ रहा है। ठीक है, एकात्मक लक्षण का मतलब क्या हो गया? संघीय सूचियों का एक तरफ झुकाव होना, एकल नागरिकता, लिखित एकल नागरिकता, न्यायपालिका का भी एकात्मक जो सिस्टम है वो, न्यायपालिका जो निश्चित है उसके में जो संशोधन किए जा सकते हैं वो। ठीक है, इस तरह के जो मैंने लिखा रखे हैं उनको याद रखें। आगे देखें, भारत छोड़ो आंदोलन का अर्थ 1942 में हुआ, 8 अगस्त 1942 को, और अंग्रेजों को कह दिया गया कि या तो आप हमें स्वतंत्रता दे दें या आप भारत को हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएं। अंग्रेजों ने ऐसा नहीं माना, हालांकि उन्होंने बाद में हमको कई लॉलीपॉप देने के काम किए। तो भारत छोड़ो आंदोलन का मतलब हो गया ये। पहली बात तो ये ध्यान रखें, कब शुरू हुआ, क्या कारण था, इसे नेतृत्व विहीन आंदोलन कहा गया, फिर किसने इसका नेतृत्व किया और किस किस को पहले गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसी धारणा रखें आप। किसका सुझाव था, किसका सुझाव? स्थापना, कांग्रेस स्थापना का। ठीक है, किस वर्ष हुई, किस वर्ष स्थापना किसकी? कांग्रेस की। (1906) 7 का महत्व क्या है? देखो प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है, आप ध्यान रखें। 1907 में क्या हुआ था उसके बारे में पूछा जा रहा है। नरम दल और गरम दल का जो विभाजन हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ, ठीक है, कितनी अप्रैल और कौन सी सन, ये ध्यान रखें आप। गांधी इरविन समझौते की सन पूछी गई है, गांधी इरविन समझौते की सन पूछी गई है, किस वर्ष। और क्या पूछा गया? 3 संघीय विशेषताएं, मैंने आपको लिखवाई है इसी तरह से अलग अलग 3 संघीय विशेषताएं। ठीक है, प्रस्तावना को समझाइए, प्रस्तावना को समझाइए, और संघीय व्यवस्था को भी समझाइए। क्या होती है संघीय व्यवस्था? ठीक है, तो ये देखिए आप, इतने प्रश्न आए हैं हमारे फर्स्ट यूनिट से। आगे देखिए, ये मौलिक अधिकार और नीति निर्देश तत्वों में अंतर पूछा है जो हमारे सेकंड यूनिट का पार्ट है। बड़े प्रश्न में पूछा गया 1935 के अधिनियम की विशेषताएं, और पूछा गया है राष्ट्रीय आंदोलन में राष्ट्रवाद के उदय के कारण। राष्ट्रीय आंदोलन के लिए उत्तरदायी जो कारण थे, यानी क्या हो गया? राष्ट्रवाद के उदय। प्रश्न को ऐसे भी लिखा जा सकता है। आगे कुछ नहीं है हमारे लिए। अब एक और है नॉन कॉलेजिएट का, जो बात करते हैं हम, लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता 1916, कांग्रेस और मुस्लिम लीग क्या हो गए? एक हो रहे। प्रांतीय स्वायत्ता पूर्णतः है तो कब मिली? 1935 के अधिनियम। और आंशिक कब मिल गई थी? का अर्थ 2 शर्तें, क्या शर्तें थी? जो विशेषताएं, 3 उग्रवादी, लाल बाल पाल को भूले नहीं। 4 संघात्मक, 4 संघात्मक। फिर आ रहा है अध्यादेश, आगे बात करेंगे अध्यादेश की। वही अंतर पूछा गया, 1935 की विशेषताएं पूछी गई हैं। छोटे में पूछी गई है वहां, और वहां पूछी गई थी बड़े में। यहाँ ये बड़े हैं, ये वो हैं 150 शब्दों वाले। 1935 की विशेषताएं, तो आप यहाँ छोटे में लिख सकते हैं। नॉन कॉलेजिएट का मूल एग्जाम में क्या पूछी गई है? पूरी पूछी गई है बड़े क्वेश्चन के रूप में।
उदारवाद का वर्णन पूछा गया है बड़ों में, नॉन कॉलेजिएट में उदारवाद, ठीक है। और गांधी जी का योगदान। ये 18 का है। अब हम आ गए 17 में। देखें, मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपको बताई नहीं गई हो। मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर आप वीडियो ध्यान से सुनेंगे और अपने नोट्स तैयार करेंगे तो उसके बाद जब आप इनको मिलाएंगे, मिला मैं रहा हूं अभी, तो जब आप खुद मिलाएंगे तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी प्रश्न में। लैंग्वेज क्या लिखेंगे और आप उस लैंग्वेज को कितना इंप्रूव कर पाते हैं यहाँ पर डिपेंड करेगा। जानकारियाँ सारी हैं आपके पास, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनको किस तरह से लिखेंगे। लिखने के नंबर हैं, जानकारियाँ अनंत होती हैं। 2017 शॉर्ट प्रश्न है, स्थापना दिवस कांग्रेस का। पहले आपके लिए, नहीं तो मैं यहाँ लिख दूँ, इससे बेटर है कि पहले आप करके देखें आपको याद है या नहीं। किसका? कांग्रेस। विभाजन कांग्रेस का। अब ये इस तरह से पूछ लिया, स्थापना और विभाजन दोनों साथ साथ। 3 गरम दल या उग्रवादी नेता। द्वैध शासन का अर्थ पूछ रहा है। प्रांतीय स्वायत्तता का अर्थ, ठीक है। आर्टिकल पूछ रहे हैं वो आगे आएंगे, 32, 51, 370। नरम दल और गरम दल में अंतर पूछा जा रहा है। आपको पता है 17 से 2 ही प्रश्न आते थे, नरम दल और गरम दल, यानी उग्रवाद और उदारवाद का पूरा बड़ा प्रश्न आया हुआ है। अंतर साधनों के आधार पर और कार्यशैली भी, कैसे काम करते थे, कैसा उनका डेवलपमेंट हुआ, क्यों विभाजन की जरूरत पड़ी और विभाजन के परिणाम क्या हुए, एक कब हुए वो, और राष्ट्रीय आंदोलन पर इनके विभाजन के क्या इफेक्ट हो रहे हैं, सारी चर्चा हम कर चुके हैं पहले, ठीक है। या राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर हुआ या मजबूत हुआ इनके अलग अलग होने से। अब नॉन कॉलेजिएट में देखें आप, वही द्वैध शासन आ रहा है। 2 समाचार पत्रों के नाम पूछ रहे हैं। अब मैं नहीं बताऊंगा कि मिस्टर 2 तो उसके ही बता देंगे आप, या तो बाल गंगाधर तिलक के कह दें, राजा राम मोहन रॉय के कह दें। द्वैध शासन का अर्थ उग्रवादियों के साधन, उग्रवादियों के साधन पूछे गए हैं। 4 उदारवादियों के नाम, 4 उदारवादियों के नाम हैं। और भारत छोड़ो आंदोलन का अर्थ, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। ये अच्छा प्रश्न है, ये आया है जो ऐसे कई आ जाते हैं। 4 प्रमुख समितियां, अब प्रमुख में लिखना बड़ी हैं जो संविधान निर्माण के लिए, मैं इतना और लिख दूं नहीं आप कंफ्यूज रहेंगे। संविधान निर्माण के लिए 4 प्रमुख समितियां कौन कौन सी हैं उनके बारे में चर्चा की गई, ठीक है, उनका पूछा गया। प्रस्तावना का क्या अर्थ होता है, संविधान की जो प्रस्तावना का अर्थ, मैंने बार बार कहा है, ये दर्शन है किसी भी राष्ट्र के संविधान का या किसी भी राष्ट्र के विचारों को इम्प्लीमेंट या इंडिकेट करने का, रिफ्लेक्ट करता है कौन, प्रस्तावना। बाकी कोई ऐसे बड़े प्रश्न है नहीं हमारे इस यूनिट के। कांग्रेस की स्थापना को लेकर प्रश्न किया गया है। कांग्रेस सुरक्षा नली थी या वाकई में राष्ट्रीय दल था, ये मैंने आपको बताया है, उसके बारे में चर्चा करनी है, बड़ा प्रश्न पूछा गया है। तो कांग्रेस की स्थापना के क्या कारण थे उनको देखें, कांग्रेस ने क्या क्या सफलताएं प्राप्त की वो देखें, और कांग्रेस की असफलताएं क्या क्या रही वो भी देखें। तो ये सारी चर्चा हमने कर रखी है। राष्ट्रीय आंदोलन जो भी असफल हुए तो कांग्रेस की वजह से, या सफल हुए तो कांग्रेस की वजह से, ठीक है। ये रोल हमको वहाँ लिखना पड़ेगा राष्ट्रीय कार्यों को लेकर, सुरक्षा नली थी या नहीं थी, और 1935 का दिन।
ये है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमने डिस्कस नहीं की या हमने लिखी नहीं है या हमने बात उनकी की नहीं है। ये बड़े हैं, ये अब तो छोटे आएंगे ही, ये छोटे और ये दो बड़े, इसी कैटेगरी में आएंगे अब प्रश्न। ठीक है, आज से आपके 3 तरह की कैटेगरी आ गई है। ये हम पुराने पेपर की बात करें इसलिए उसमें 2 ही कैटेगरी थी 2017, एक तो 20 नंबर के प्रश्न थे और उससे छोटे वाले थे 2 नंबर के। ठीक है, आगे चले। 2016 20 प्रश्न हैं छोटे, उनमें से देखते हैं साधन। अब किसके हैं? उदारवादियों के, उदारवादियों के साधन। ठीक है, कांग्रेस का उद्देश्य, अभी हमने बात की कि वो नली थी, सुरक्षा नली या राष्ट्रीय दल था। कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य पूछ रहे हैं आपसे, ऑब्जेक्ट क्या था। गणराज्य का मीनिंग, रिपब्लिकन स्टेट किसको कहते हैं? महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलन, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए प्रमुख आंदोलन। प्रमुख का मतलब राष्ट्रीय लिखें आप, ज़्यादा बढ़िया रहेंगे। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए? कौन से शब्द जोड़े गए? इस बार के लिए याद रखना कि कौन क्या क्या नए अमेंडमेंट जुड़े हैं। हालांकि आएगा नहीं, सिलेबस के बाहर है वो। सबसे बड़ा संविधान क्यों है भारत का संविधान? क्या लिखोगे आप इसमें? अनुच्छेद और भाग और इस सब के बारे में लिखें। पंथ निरपेक्षता का अर्थ पूछा गया है, हालांकि ये 2nd यूनिट में भी है और ये 1st यूनिट में भी आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, भारत के राष्ट्रवाद का स्वरूप और राष्ट्रीय आंदोलन के कारण, राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारण। ठीक है, बड़े प्रश्नों में आया है। और 1935 का अधिनियम किस रूप में? प्रांतीय स्वायत्तता की जो हमने बात की थी, वो प्रावधान कौन कौन से हैं जो प्रांतीय स्वायत्तता की चर्चा करते हैं। इस तरह के बड़े प्रश्न हैं, आपके काम आएंगे। अब छोटों में नॉन कॉलेजिएट में पूछा गया है प्रांतीय स्वायत्तता का अर्थ। तो आप जब ये यूनिट पूरी हो जाए, आप नोट्स बना लें, तो इन प्रश्नों के उत्तर साथ के साथ लिख लें, छोटों के तो कम से कम, बड़े के तो आपके जैसे हैं वैसे हैं ही। रोलेक्ट एक्ट 1909 क्या था, क्या प्रावधान था इसका जिसके कारण इसका विरोध किया गया? उग्रवादियों के साधन। ठीक है, संविधान सभा की स्थापना कब हुई? संविधान सभा की स्थापना किस योजना और कब हुई? अंतर्गत कब हुई? प्रयास मत बता देना, प्रयास कब हुई, किस योजना के अंतर्गत और कब हुई? क्रिप्स मिशन के अंतर्गत हुई थी बात, लेकिन क्रिप्स मिशन क्या हो गया? असफल हो गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें पूछ रहा है उग्रवादी, उग्रवाद की पूरी डिटेल पूछ रहा है। क्या कारण थे, क्या साधन थे, कौन कौन नेता थे, किस तरह से काम करते थे कांग्रेस में, इनमें क्या अंतर था, पूरी विवेचना करने के लिए कह रहा है आपसे। और उसके अलावा कह रहा है 1919 का अधिनियम, उसमें द्वैध शासन का अर्थ पूछ रहा है और वाकई में द्वैध शासन क्या था और क्या नहीं था, द्वैध शासन की परिभाषा, द्वैध शासन अच्छा था या नहीं था, द्वैध शासन अगर इतना ही अच्छा था तो वो असफल क्यों रहा। ठीक है, तो ये आपके सारे क्वेश्चंस हो गए हैं और ये शब्द बार बार पूछे जाते हैं कि किस तरह कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे।
42वें संविधान संशोधन के द्वारा। इल्बर्ट बिल संबंधित था, इल्बर्ट बिल 2015 की बात कर लें, इल्बर्ट बिल का संबंध किससे है, कौन सा वॉयसरॉय था तब, ठीक है, या किस संदर्भ में था। इल्बर्ट बिल विवाद न्याय प्रणाली से संबंधित विवाद था, भारतीयों को न्याय करने का क्या दे रहे थे, अधिकार दे रहे थे। संस्थापक पहले भी हमने बात कर रही है, संस्थापक जहां आएगा वहां आपको किसका ध्यान करना है, कांग्रेस का, ठीक है। उग्रवादी विचारक लाल बाल पाल, कहीं नहीं भूले आप। बंगाल विभाजन, ये प्रश्न पहली बार आया है, रिपीट कोई सा ही नहीं हो रहा है ज्यादातर। बंगाल विभाजन कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गांधी जी ने, पहले, दूसरे, तीसरे, गांधी जी ने भाग लिया, ठीक है। आगे चले, संविधान निर्मात्री सभा ने कितना टाइम लिया था, समय संविधान निर्माण में, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन, शब्द जोड़े गए, कौन से शब्द जोड़े गए उनकी चर्चा करेंगे, आपको बता रखे हैं। अखंडता, समाजवाद और पंथ निरपेक्षता। आगे चलें, जो हमारे काम का है, उग्रवादी आ रहा है और 1919 का और उग्रवाद का, ठीक है। ये 2014 का पेपर है आपका। उदारवादियों का युग पूछ रहे हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन से अधिकार में दिया गया है, कौन सी सन में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था, मार्ले मिंटो ने कौन सी मांग को स्वीकार किया था, स्वशासन, काउंसिल के आकार में वृद्धि, सरकार के प्रति उत्तरदायी स्वरूप का शुभारंभ, या भारत की डोमिनियन परिस्थिति। तो काउंसिल के आकार में वृद्धि कर दी गई थी। छोटे ही प्रश्न हैं जो हैं भी नहीं इतने। उद्देश्य प्रस्ताव क्या था, ये ध्यान रखें आप, किसने प्रस्तुत किया था, छोटे प्रश्नों में पूछा गया है। उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया, कितनी तारीख को किया, 13 से 19 दिसंबर 1946 को तो चर्चा की गई और 22 जनवरी 1947 को ये प्रस्ताव पास हो गए। गांधी और नेहरू जी ने इन प्रस्तावों को क्या किया था, पास किया था। और कोई बड़ी बात है नहीं। 1935 में भारतीय राजनीतिक स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति का वर्णन कीजिए। देखो ये हमने सारी चर्चाएं कर ली हैं, कर चुके हैं। अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई पेपर या कोई प्रश्न ऐसा था जिस पर चर्चा नहीं हो पाई है तो हम फिर कर लेंगे, लेकिन आपको जितने प्रश्न मैंने बताए हैं उन प्रश्नों की प्रकृति को देखते हुए आप खुद भी कुछ प्रश्नों को सेलेक्ट करें और इनका उत्तर पहले देख लें या पहले लिख लें, या छोटे छोटे प्रश्न जो बन सकते हैं उन प्रश्नों को भी आप लिख कर याद करने का प्रयास करें। अपने दिमाग में सेट नहीं करें, क्योंकि मैंने पहले कहा इनकी लैंग्वेज क्या होगी, वो लैंग्वेज आपको आता है इल्बर्ट बिल विवाद क्या था, लेकिन किस विषय के से संबंधित है ये आप जब लिखकर बताएंगे लैंग्वेज में तब अच्छा सा आएगा, तब आएगा। न्यायिक क्षेत्र का विवाद था, भारतीयों को न्याय क्षेत्र में अंग्रेजों के मुकदमे सुनने का भी अधिकार दिया जाने का प्रावधान इसमें किया गया था इल्बर्ट बिल में, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा ही उसका विरोध किया गया और अंततोगत्वा ये बिल लागू नहीं किया जा सका। और उस टाइम लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में ये बिल आया था। ठीक है, तो इस तरह की बात आप करेंगे तो बहुत अच्छा उत्तर आएगा। बाकी उत्तर आप लिखेंगे कांग्रेस का संस्थापक, तो 20 से 25 शब्द आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, फिर चलते हैं हम अगले वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के आप इनको तैयार करके रखें, मैं बीच बीच में पूछता रहूँगा ताकि आपको भी अच्छे से याद हो जाए।
और हमारी तैयारी में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।